हेलो एवरीवन, आज हम लोग इस वीडियो में एमए फर्स्ट सेमेस्टर के कोर पेपर 2 का जो सिलेबस है, जिसमें आप लोगों को पढ़ना था एंसेंट सिविलाइजेशन यानी प्राचीन सभ्यताएं। दोस्तों, प्राचीन सभ्यताएं में आपको इजिप्टियन सिविलाइजेशन यानी मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता और यूनान की सभ्यता और लास्ट में रोमन साम्राज्य। ठीक है, तो रोमन जो सिविलाइजेशन है आपको ये पढ़ना था। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने क्या किया, ये जितना भी आप लोगों का पूरा 5 गो यूनिट है, 5 गो यूनिट में एक ही वीडियो में पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दिया हूँ। ठीक है, कोई भी टॉपिक नहीं बचेगा, आपका कोई भी सिंगल सवाल इस वीडियो को देखने के बाद नहीं बचेगा, गारंटी देता हूँ। आपको पूरा का पूरा एक एक पॉइंट समझ में आएगा। बस आपको क्या करना है, आपको कोई लिखना नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो को ध्यान से सुनना है। एक बार में अगर समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो दोबारा देखिए। ठीक है, लेकिन आपको वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है। कोई पीडीएफ, कोई नोट्स, कोई झमेला नहीं है, सिर्फ वीडियो को पूरा लेक्चर को सुनना है फर्स्ट से लेकर लास्ट तक। ठीक है, मैं एक एक पॉइंट से स्टार्ट करूंगा और एकदम लास्ट तक, यहाँ तक मतलब एकदम पूरा रोमन साम्राज्य का पतन तक पूरा एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करते हुए चलूँगा। दोस्तों, वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन आपको पूरा सिलेबस भी कवर करना है और पूरा चीज़ को एकदम बारीकियों से समझना है, तो इतना करना होगा। ठीक है, आप लोगों के पास एक दिन समय है तो आप लोग इतना कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं, स्टार्ट करते हैं एकदम एंसेंट सिविलाइजेशन में फर्स्ट यूनिट से, यानी इजिप्टियन सिविलाइजेशन यानी मिस्र की सभ्यता। ठीक है, और वीडियो अगर अच्छा लगे, ठीक है, मैं बार बार नहीं कहूँगा, फास्ट में पहले ही कह देता हूँ, वीडियो अगर अच्छा लगे तो ही लाइक कीजिएगा, वरना क्या कमी है कमेंट में बताइएगा। ठीक है, और ये जो वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, ये वीडियो का कंटेंट एक एक ठो मेरे को चुनने में लगभग 4 से 5 घंटा समय लगा। ठीक है, तो अगर आपको लगे अच्छा ये वीडियो अच्छा, तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग पहला यूनिट इजिप्टियन सिविलाइजेशन यानी मिस्र की सभ्यता में चलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों पूरा एक एक चीज़ को बारीकियों से समझेंगे। ठीक है, तो मिस्र की सभ्यता क्या है, विश्व की प्राचीनतम और अत्यंत समृद्ध सभ्यताओं में से एक है। यानी जो मिस्र की सभ्यता है, ये विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता में से एक है। ये जो सभ्यता है लगभग 3000 ईसा पूर्व से लेकर के 332 ईसा पूर्व तक था। यानी इसका जो टाइम पीरियड था, ये 3000 ईसा पूर्व से लेकर के 332 ईसा पूर्व के मध्य ये सभ्यता फूला फला। ठीक है, और मुख्य रूप से नील नदी के किनारे विकसित हुआ। यानी अगर आपसे सवाल में पूछे कि मिस्र की सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है, तो नील नदी के किनारे स्थित है। याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट, नील नदी ने ही इस सभ्यता का जीवन प्रदान किया। यानी नील नदी के कारण ही ये सभ्यता मतलब आगे बढ़ा, नहीं तो नहीं बढ़ सकता था। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जितनी भी सभ्यताएं हुई है वो कहीं ना कहीं नदी के किनारे ही रहा है। तो जो मिस्र की सभ्यता था, ये भी एक नदी घाटी सभ्यता ही था और ये नील नदी के किनारे स्थित था। और इसीलिए इसे क्या कहा जाता है कि नील नदी का देन यानी गिफ्ट ऑफ नाइल भी कहा जाता है। ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया होगा कि मिस्र की सभ्यता क्या है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम लोग मिस्र की सभ्यता का मतलब क्या, कौन कौन सा मतलब उसको डिवाइड कैसे किया जाता है वो देखते हैं। मिस्र की सभ्यता को आमतौर पर 3 मुख्य भागों में विभाजित किया जाता है। पहला तो है पुराना साम्राज्य, दूसरा है मध्य साम्राज्य और तीसरा है आपका नया साम्राज्य। दोस्तों क्या है मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों मान के चलिए ये पूरा मिस्र की सभ्यता का टाइम ड्यूरेशन है पूरा, यानी 300 ईसा पूर्व, 3000 ईसा पूर्व से लेकर के 332 ईसा पूर्व। तो ये जो पूरा का पूरा टाइमिंग है, इसको 3 खंडों में बांटा गया है। ठीक है, और पहला जो खंड है उसको पुराना साम्राज्य, दूसरा जो खंड है उसको मध्य साम्राज्य और तीसरा जो खंड है उसको नया साम्राज्य कहा गया है। तो ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो पुराना साम्राज्य वो सबसे पहला पार्ट था। इसका काल लगभग 2649 से लेकर के 2040 ईसा पूर्व माना गया है। ठीक है, तो इसका जो कालखंड है इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोग को ये याद रखना है कि जो मिस्र की सभ्यता में कौन कौन सा पार्ट है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। पहला है पुराना साम्राज्य। इस काल में पिरामिडों का निर्माण हुआ और मिस्र के राजनीतिक और सांस्कृतिक पहचान मजबूत हुए। यानी इस काल में अगर कहा जाए कि क्या चीज़ का निर्माण हुआ, तो पिरामिडों का निर्माण हुआ। ठीक ना, और जो मिस्र का राजनीतिक संबंध था अन्य सभ्यताओं के साथ, वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत हुए और उसको एक सांस्कृतिक पहचान मिला। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है,
फिर नेक्स्ट है मध्य साम्राज्य। मध्य साम्राज्य का टाइम ड्यूरेशन अगर देखा जाए तो 2040 ईसा पूर्व से लेकर के 550 ईसा पूर्व रहा। इस काल में कला साहित्य में विकास हुआ और मिस्र का विस्तार हुआ। यानी इस टाइम तक आते आते वो लोग जो पहले पिरामिड और मतलब राजनीतिक संबंध बनाते थे, उसके बाद वो लोग ने अपने कला और साहित्य पर भी ध्यान दिए और इससे क्या हुआ, मिस्र का जो साम्राज्य था वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा विकसित हुआ और विस्तार हुआ। ठीक है। जो थर्ड था दोस्तों वो था नया साम्राज्य। तो नया साम्राज्य का जो टाइम ड्यूरेशन है वो था 1550 से ईसा पूर्व से लेकर के 1070 ईसा पूर्व। ठीक है। आप लोगों में से बहुत लोगों का एक क्वेरीज बन रहा होगा कि सर आपने तो कहा था 3000 ईसा पूर्व से ये स्टार्ट हुआ। तो दोस्तों ऐसा मतलब इतिहास में नहीं होता है कि एकदम पूरा एग्जैक्टली डेट हो सकता है कि जो आगे का टाइम ड्यूरेशन हो उसका जानकारी नहीं है और कहीं थोड़ा बहुत जानकारी है, इसलिए वो टाइम को माना जाता है। लेकिन ये जो साम्राज्य था उतना ज़्यादा विकसित नहीं था, हो सकता है इसलिए वो जो पहला टाइम ड्यूरेशन है यानी 3000 ईसा पूर्व उसको नहीं इंक्लूड किया जाता है। ठीक है। बस टाइम ड्यूरेशन आपको ध्यान नहीं देना है, बस उसका कौन कौन सा पार्ट है ये आपको ध्यान देना है। ठीक है। तो नया साम्राज्य में क्या हुआ, इस काल में मिस्र सबसे शक्तिशाली था और कई महान मंदिर बनाए गए थे। यानी आपसे सवाल पूछ सकता है कि मिस्र के कौन सा साम्राज्य में मंदिरों का निर्माण किया गया था, तो नए साम्राज्य में मंदिरों का निर्माण किया गया था और सबसे शक्तिशाली हुआ था दोस्तों नए साम्राज्य में। ठीक है। और दोस्तों ये जो टॉपिक है मिस्र की सभ्यताएं, इसमें से आपको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन भी पूछा जा सकता है और उम्मीद है कि आप लोगों ने ये जो टॉपिक है ये कहीं ना कहीं से ज़रूर कवर कर लिया हो, चाहे आप पीडीएफ से किए हो, चाहे आप कहीं मतलब कॉलेज से पढ़े हो या कहीं से भी पढ़े हो। लेकिन उम्मीद है कि आप लोगों ने सामाजिक, आर्थिक ये जो जीवन ही है उसका वो पूरा पढ़ लिया हो। मैं आपको पूरा पहले से लेकर के लास्ट तक कवर करवाऊंगा, लेकिन जो बेसिक चीज़ है जो आप लोगों ने पढ़ा होगा वो मैं उम्मीद करता हूँ कि वो सब आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों हम लोग मिस्र की सभ्यता में ही उसका समाज किस तरह से बटा हुआ तो उसको देखते हैं। तो प्राचीन मिस्र का समाज मुख्य रूप से 6 भागों में विभाजित था। सवाल पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। पहला है फिरौन क्या होता है, तो दोस्तों फिरौन उसको वहाँ के राजा को कहा जाता है। सवाल इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राजा को क्या कहा जाता है, तो फिरौन। ठीक है। सरकारी अधिकारी, कुलीन और पुजारी और शास्त्री और सैनिक, कारीगर और व्यापारी और किसान और दास। ठीक है। तो आपने मतलब यहाँ पर देखे होंगे तो बहुत सारा लिखा हुआ है, तो एक एक को आप मतलब 2-3 को एक एक पार्ट में रखा जाता है, तो हम लोग एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। तो ठीक है। तो पहला है फिरौन। तो फिरौन को किसको माना जाता था, मिस्र के राजा को। ठीक है। मिस्र के राजा जिन्हें फिरौन कहा जाता है था समाज के शीर्ष पर होते थे, यानी सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन होता था राजा का। ठीक है। फिरौन का वे सबसे शक्तिशाली व्यक्ति थे और उन्हें देवी देवताओं की प्रतिनिधि माना जाता था। ठीक है। तो कहीं कहीं दोस्तों आप लोग नोटिस करते होंगे कि मैं कुछ गलत पढ़ देता हूँ, तो उसमें आपको ध्यान नहीं देना है, मेरे बातों के, मेरे भावनाओं को समझना है। ठीक है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मुझे थोड़ा बहुत हिंदी पढ़ने में प्रॉब्लम होता है। ठीक है। और मैं कभी कभी फॉलो में कुछ आ ई को गलत भी पढ़ देता हूँ, का को की के से। ठीक है। तो उसको समझना है। ठीक है। आपको बस मैं समझा क्या रहा हूँ, आपको कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है। ठीक है। फिरौन क्या होता था, राजा का पोस्ट होता था, समाज में सबसे ऊंचा पोस्ट होता था और उसको देवता का प्रतिनिधि माना जाता था। ठीक है। नेक्स्ट था सरकारी अधिकारी, मतलब फिरौन के बाद समाज में इनका पोजीशन था। ठीक है। फिरौन के बाद सरकारी अधिकारी आते थे जो प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था को संभालते थे। ठीक है। नेक्स्ट था कुलीन और पुजारी वर्ग। तीसरा पोजीशन है कुलीन और पुजारी वर्ग। कुलीन वर्ग में धनी जमींदार और उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारी शामिल थे, जबकि पुजारी धार्मिक अनुष्ठान और मंदिरों का प्रबंधन करते थे। यानी जो कुलीन और पुजारी वर्ग थे वो थर्ड पोजीशन पे आते थे और जो कुलीन वर्ग थे वो समाज के जमींदार होते थे और जो रिचेस्ट पर्सन होते थे। ठीक ना। और जो चौथा है शास्त्री और सैनिक। शास्त्री जो लेखन और शिक्षा के क्षेत्र में कुशल थे, यानी जो शास्त्री आप लोग जानते हैं, शास्त्री लगभग पंडित लोगों को कहा जाता है। ठीक ना। तो शास्त्री लोग का काम क्या था, लेखन और शिक्षा व्यवस्था में लोग निपुण थे और लोग का पोजीशन था शिक्षा व्यवस्था में। और सैनिक जो कि देश की रक्षा करते थे और समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते थे। ठीक है। तो चौथा पोजीशन हो गया शास्त्री और सैनिक का। पांचवा पोजीशन हो जाएगा कारीगर और व्यापारी का। कारीगर विभिन्न प्रकार के सामान बनाते थे और व्यापारी वस्तुओं का व्यापार करते थे।
और छठा जो पोजीशन है वो किसान और दास का है, यानी समाज में सबसे निचली पोजीशन किसान और दास का था। किसान कृषि कार्य करते थे और देश के लिए भोजन उपलब्ध कराते थे, जबकि दास निम्न स्तर पर रहते थे और विभिन्न प्रकार के कार्य करते थे। तो ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मिस्र का समाज कितने भागों में बटा हुआ था। उसमें सबसे ज़्यादा टॉप मोस्ट पोजीशन कौन था? फिरौन का। फिरौन किसको कहा जाता था? राजा को। उसके बाद अधिकारी वर्ग था, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके लास्ट, सबसे लास्ट था किसान और मतलब दास वर्ग, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों मिस्र का सभ्यता, और उसमें सामाजिक और आर्थिक ये जो टॉपिक है ये आपको कवर कर लेना है, और उम्मीद है कि आप लोगों ने कवर कर भी लिया होगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम लोग पहुंचते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता, यानी पहला जो पार्ट है हम लोग, ये जो पार्ट है ये इजिप्टियन सिविलाइजेशन, इसमें हम लोग देख लिए। इजिप्टियन सिविलाइजेशन में आपको ये काम है कि पॉलिटिकल, सोसाइटी, इकोनॉमी और कल्चर के बारे में थोड़ा बहुत आप लोग पढ़ लीजिएगा। ओल्ड किंगडम हम लोग, मिडिल किंगडम और न्यू किंगडम पूरा पढ़ लिए हैं, ठीक ना। उसके बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे इजिप्टियन सिविलाइजेशन। इजिप्टियन सिविलाइजेशन में हम लोग सुमेरियन सिविलाइजेशन, बेबीलोनियन सिविलाइजेशन और अर्चिनियन सब पूरा का पूरा सब कुछ देखेंगे, ठीक ना। और हम्मुराबी की मतलब सिद्धांत क्या समझ था वो भी पूरा पढ़ेंगे, ठीक ना। नो डाउट एकदम पूरा एक एक तो चीज़ को कवर करते हुए चलेंगे। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता क्या था उसको पहले जानते हैं, ठीक ना। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता क्या था? मेसोपोटामिया की सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता में से एक मानी जाती है, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग ने नोटिस किया होगा कि सब जगह पर यही लिखा जाता है कि विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता में से एक है। तो ये मतलब ये एक ट्रेंड है और ये एक तरीका भी है दोस्तों, इसको सभी को यही कहा जाता है। जो जो भी सभ्यता आपको देखने को मिलेगा सभी को यही कहा जाएगा, ठीक ना। तो इसमें अगर व्यक्तिगत रूप से अगर माना जाए कि सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सा है तो वो मेसोपोटामिया की सभ्यता है, ठीक ना। तो ठीक है, उसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि जो मेसोपोटामिया है, तो मेसोपोटामिया ग्रीक शब्द से बना है। आप लोगों का एग्जाम में ऐसे सवाल पूछा जा सकता है। तो मेसोपोटामिया ग्रीक शब्द यानी यूनान भाषा से बना है, जिसका अर्थ है नदी के बीच की भूमि, ठीक है। यह सभ्यता दजला और फरात नदी के बीच है, ठीक है। कहीं कहीं पर आपको टिग्रिस भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। टिग्रिस नदी भी देखने को मिल सकता है दोस्तों। ये पुराना है नाम है और ये नया नाम है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि मिस्र की सभ्यता का जो शब्दार्थिक अर्थ है वो दो नदी के बीच का जो भूमि है उसको कहा जाता है मेसोपोटामिया, और ये शब्द लिया गया है ग्रीक शब्दों से। और ये किस नदी के मतलब बीच में है? दजला और फरात में, ठीक है। तो दजला और फरात नदी के बीच में था मेसोपोटामिया की सभ्यता। उसके बाद दोस्तों देखा जाता है कि जो वर्तमान में इसका पोजीशन कहाँ है, तो वर्तमान में इसका पोजीशन है इराक और उसके आसपास के क्षेत्र, ठीक है। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता क्या है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और दोस्तों इसे क्या कहा जाता है? शक्तियों, सभ्यताओं का जननी कहा जाता है। उसे क्या कहते थे? नील नदी का देन कहा जाता था, याद रखिएगा। इसे कहा जाता है सभ्यताओं का जननी, यानी स्टार्टिंग माना जाता है सभी सभ्यताओं का, इसलिए उसे सभ्यताओं का जननी माना जाता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम लोग एक एक करके जो मेसोपोटामिया की सभ्यता में को विभाजित किया गया है, जैसे उसमें हम लोग पढ़े थे ना, जो पुराना सभ्यताएं, मध्य सभ्यताएं, मतलब नवीन सभ्यताएं, इसको भी दोस्तों बांटा गया है। तो इसको किस आधार पे बांटा गया है आप लोग ध्यान दीजिएगा। मेसोपोटामिया की सभ्यता मुख्य रूप से 4 सभ्यताओं में विभाजित है। एक है सुमेरियाई, एक है अकादियन, एक है बेबीलोनियन और एक है असीरिया, ठीक है। असीरिया, ये 4 गो सभ्यताओं में पूरा का पूरा मेसोपोटामिया डिवाइड है, ठीक है। पहले हम लोग इंट्रोडक्शन के तौर पे एक एक सभ्यता के बारे में पढ़ लेते हैं। उसके बाद हम लोग एक एक करके दोस्तों पूरा सुमेरियन सभ्यताएं को पूरा पढ़ेंगे, उसके बाद बेबीलोनियन सभ्यताओं को, उसके बाद अर्सियन सभ्यताओं को पूरा पढ़ेंगे डिटेल्स में, ठीक है। तो पहले पढ़ देते हैं सुमेरियन सभ्यता। तो मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी ज्ञात सभ्यता है, ठीक है। ये याद रखिएगा, पूछेगा कि मेसोपोटामिया में सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सा है, तो ये हो जाएगा सुमेरियन सभ्यता। सुमेरियाई लगभग 4000 ईसा पूर्व में उभरी, यानी सबसे पहले जो इसका अस्तित्व माना जाता है, यानी स्टार्टिंग माना जाता है, ये 4000 ईसा पूर्व में सुमेरियाई सभ्यता का स्टार्टिंग माना जाता है। इन्हें शहर के निर्माण, मतलब उन्होंने क्या किया, ये जो सुमेरियाई लोग थे इन्होंने शहर का निर्माण किया, लेखन प्रणाली विकसित किया और कृषि और गणित में महत्वपूर्ण प्रगति किया। यानी जो सुमेरियाई लोग थे, ये इसलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं क्योंकि इन लोगों ने भी एक शहर का निर्माण किया था, ठीक है। और शहरों का निर्माण करने में ये लोग सबसे ज़्यादा निपुण थे दोस्तों, ठीक है। और लेखन प्रणाली यानी लिखने का कला, ठीक है, लिपि का भी आविष्कार ये लोग किए थे और कृषि और गणित में भी ये लोग का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों अकादियन
ठीक है, अकादियन सभ्यता। तो लगभग 2300 ईसा पूर्व में अकादियन सभ्यता जो सुमेरियाई लोगों के उत्तर में रहते थे। दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए ये है मैप, ये है यहाँ पर सुमेरियाई सभ्यता, और अकादियन जो सभ्यता था वो लगभग आपका यहाँ पर निवास करते थे। ठीक है, तो सुमेरियाई सभ्यता के उत्तर में निवास करते थे अकादियन सभ्यता। ठीक है, उसके बाद देखते हैं ने मेसोपोटामिया के अधिकांश भाग पर विजय प्राप्त किए और एक साम्राज्य को स्थापित किया। तो ये भी जो लोग थे अकादियन मतलब सभ्यता के लोग, ये लोग पहले अलग छोटा जगह में रहते थे और ये भी सुमेरियाई सभ्यता के उत्तर में रहते थे। धीरे धीरे क्या किए, ये लोग ने अपना क्षेत्र को विस्तार किया और एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बेबीलोनियन सभ्यता। तो ये जो सभ्यता है इसका मतलब टाइम ड्यूरेशन माना जाता है 1800 ईसा पूर्व। ठीक है, बेबीलोनियन जो अकादियन साम्राज्य के पतन के बाद उभरे, जो दोस्तों हम लोग अभी देखे जो अकादियन साम्राज्य था जो सुमेरियाई साम्राज्य के उत्तर में निवास करते थे, ये लोग ने पूरा साम्राज्य को कब्जा कर लिया और एक विशाल मतलब सभ्यता का निर्माण किए। जब ये लोग का पतन हुआ उसके बाद उभरे दोस्तों बेबीलोनियन सभ्यता। ठीक है, ने मेसोपोटामिया में एक शक्तिशाली साम्राज्य स्थापित किया। बेबीलोनियन सभ्यता ने कानून, इतिहास और खगोल विज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो दोस्तों आप लोगों में इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है उन लोगों का कानून व्यवस्था हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग बाद में पढ़ेंगे, बस थोड़ा बहुत हम लोग पहले इंट्रोडक्शन देख रहे हैं उस सभ्यता का। ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पर सब कुछ पढ़ लेंगे हम लोग, कोई टेंशन नहीं लेना है। बहुत सारा पीपीटी है, हो सकता है कि वीडियो बहुत लंबा हो जाए, लेकिन आपको एक मूवी के जैसा पूरा वीडियो को एंड तक देखना है। ठीक ना, उसके बाद है असीरियाई सभ्यता। ठीक है, तो लगभग 1300 ईसा पूर्व में असीरियाई मतलब सभ्यता का उदय हुआ और जो अकादियन साम्राज्य के उत्तर में रहते थे। तो पहले हम लोग देखे सुमेरियाई सभ्यता। सुमेरियाई सभ्यता के उत्तर में रहते थे अकादियन सभ्यता। ठीक है, और अकादियन सभ्यता का जब पतन हो गया उसके बाद कौन आए थे, बेबीलोनियन सभ्यता। और दोस्तों अकादियन सभ्यता के भी उत्तर में रहते थे असीरियाई सभ्यता। ठीक है, ने शक्तिशाली साम्राज्य स्थापित किया। असीरियाई अपनी सैन्य शक्ति और प्रशासनिक दक्षता के लिए जाना जाता है। तो अरे हर एक चीज़ का दोस्तों हम लोग एक एक चीज़ को यहाँ पर पॉइंट आउट कर सकते हैं। जो सुमेरियाई सभ्यता था उसमें सबसे जो फेमस चीज़ था वो शहर निर्माण पद्धति। दूसरा दोस्तों हम लोग अकादियन सभ्यता को देखें जिसमें सबसे फेमस चीज़ क्या है, उन लोगों ने अधिकांश क्षेत्र को विजय किया था और एक बहुत बड़ा साम्राज्य का स्थापना किया था। तीसरा दोस्तों अगर हम लोग बेबीलोनियन सभ्यता को देखें तो इसके सबसे क्या चीज़ फेमस था, इसमें कानून व्यवस्था। ठीक है, और अगर आसियाई सभ्यता का हम लोग देखें तो इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है उसका सैन्य और प्रशासनिक व्यवस्था। ठीक है, तो अभी हम लोग एक एक चीज़ को देखेंगे दोस्तों। हम लोग पहले देखेंगे हम्मुराबी। ठीक है, हम्मुराबी क्या था, एक दोस्तों कानून था। ठीक है, जो उस टाइम पर ये चलता था मिस्र की सभ्यता में। ठीक है, तो एक एक जो चीज़ को हम लोग बारीकियों से समझते हैं, कोई भी डाउट नहीं बचेगा, मैं गारंटी देता हूँ। तो हम्मुराबी की सबसे बड़ी उपलब्धि उनका कानूनी सिद्धांत था। ठीक है, संहिता था। ठीक है, जिसे हम्मुराबी की संहिता के रूप में जाना जाता है। ठीक है, यह संहिता जो 282 कानूनों का संग्रह था, यानी इसमें अगर कहा जाए तो 282 कानून थे। ठीक है, मानव इतिहास में सबसे शुरुआती और सबसे व्यापक कानून सिद्धांतों में से एक है। यानी सबसे पहले अगर कहीं माना जाता है कि कानून का कोई किताब रहा होगा तो ये हम्मुराबी की संहिता ही था। ठीक है, जो मिस्र की सभ्यता से संबंधित है, जिसमें 282 कानून थे। ठीक है, और इसके सबसे पुराना मतलब मानव के द्वारा शुरू किया गया कानून माना जाता है। इसके अतिरिक्त हम्मुराबी ने अपने शासनकाल में बेबीलोन के एक छोटे राज्य में एक शक्तिशाली साम्राज्य में बदल दिया। यानी इस कानून व्यवस्था के तहत ही जो बेबीलोनियन जो एक छोटा सा सभ्यता था उसको एक बहुत बड़ा साम्राज्य के रूप में विस्तार कर दिया और मेसोपोटामिया के एक मजबूत केंद्रीकृत सरकार स्थापित किया। यानी क्या है दोस्तों, इससे पहले आप लोग जब सभी मतलब एक नॉर्मल सा बात है, जो भी सभ्यता के लोग थे वो कोई सरकार कानून व्यवस्था की तरह नहीं रहते थे। लेकिन ये जो संहिता आया, एक कानून आया, उसके बाद क्या हुआ, उन लोगों ने एक केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित कर लिया। यानी एक सेंटर में होगा राजा, राजा के बाद उनका मतलब देख रेख के लिए सेनापति होगा, उसका मतलब मंत्रिपरिषद होगा। यानी पूरी तरह एक स्ट्रक्चर ढांचा तैयार कर लिया सरकार की तरह। ठीक है, और एक किसके बदौलत हुआ तो हम्मुराबी की संहिता के वजह से। ठीक है,
कितना कानून था याद रखिएगा, ठीक है। अभी हम लोग उसको भी संक्षेप में एक-एक करके टॉपिक को समझते हैं हम्बुराबी की क्या उपलब्धि थी, ठीक है। तो पहले देखते हैं ये जो हम्बुराबी की संहिता था इसको क्या है। यह एक संहिता थी यानी कानून का किताब थी, ठीक है, जो लगभग 554 ईसा पूर्व में लिखी गई थी। विभिन्न सामाजिक वर्गों के लिए अलग-अलग दंड के साथ बेबीलोन के साम्राज्य को नियंत्रित करने वाले कानूनों का एक व्यापक संग्रह थी। यानी दोस्तों यहाँ पर क्या है, ये संहिता क्या है, एक कानून की किताब है जो 554 ईसा पूर्व में लिखा गया था, जिसमें समाज के अलग-अलग जो वर्ग थे, आप लोग अभी देखें जो समाज में अलग-अलग वर्ग थे, उस सभी वर्गों के लिए अलग-अलग दंड था, ठीक ना? और उसके साथ-साथ जो बेबीलोनियन सभ्यता था, उसमें किस तरह से समाज को नियंत्रण करे, समाज व्यवस्था को कैसे चलाए, तो उसका बारे में पूरा डिटेल्स में लिखा हुआ था। तो लगभग कह सकते हैं कि ये जो हम्बुराबी की संहिता था, वो बेबीलोनियन सभ्यता से ही लगभग संबंधित था, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम लोग उसका नेक्स्ट चीज़ को देखते हैं, तो सैन्य विजय। हम्बुराबी ने अपने शासनकाल में कई सैन्य विजय हासिल किया, यानी उसका सिद्धांत की वजह से बहुत सारा मतलब सैन्य विजय हासिल किया, जिसके परिणाम स्वरूप बेबीलोन का साम्राज्य मेसोपोटामिया के एक बड़े हिस्से में फैल गया। यानी इसके बदौलत क्या हुआ, एक बड़ा सैन्य विजय भी हासिल किया, ठीक है। और उसके बाद सिंचाई परियोजना में भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया। हम्बुराबी ने अपने राज्य में सिंचाई प्रणाली में सुधार किए, जिससे कृषि उत्पादकता में वृद्धि हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है बेबीलोनियन सभ्यता का विकास हुआ, वो तो हम पहले से बोल रहे हैं। हम्बुराबी ने बेबीलोन को एक मुख्य शहर राज्य के रूप में स्थापित किया और उसे बुनियादी ढांचा को मजबूत किया, ठीक है। नेक्स्ट है केंद्रीकृत सरकार, यानी जो सेंट्रल में एक राजा स्थापित किया, एक सरकार स्थापित किया, वो ये भी इसके बदौलत ही हुआ। हम्बुराबी ने एक मजबूत केंद्र सरकार की स्थापना की, जिससे पूरा राज्य में कानून और व्यवस्था बनाए रखने में मदद किया। तो हम्बुराबी की संहिता क्या है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और नेक्स्ट है इसको मतलब इसको एंड कैसे करेंगे। हम्बुराबी की संहिता आज भी कानून और न्याय शास्त्र के छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण अध्ययन का विषय है। यानी आज भी अगर कोई कानून का विषय पढ़ना चाहता है तो उसे भी कहीं न कहीं हम्बुराबी की संहिता कानून की किताब पढ़ना पड़ता है, क्योंकि ये विश्व की सबसे प्राचीनतम मतलब कानून की किताब में से एक माना जाता है, ठीक है। और अभी हम लोग देखें कि किसमें कितनी कानून थे, 282, ठीक है। और उसके सैनिक और राजनीतिक उपलब्धियों ने उन्हें इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों हम्बुराबी की संहिता। दोस्तों नेक्स्ट जो टॉपिक है हम लोग का असीरियन साम्राज्य का पतन। दोस्तों ये असीरियन साम्राज्य कौन सा था और ये किस जो सभ्यता का ही पाठ था, आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ये सभी के सभी कौन सा था, मेसोपोटामिया का सभ्यता का पाठ था, जिसमें हम लोग क्या क्या देखे, सुमेरियाई देखे, अकादियन देखे, उसके बाद क्या देखे, बेबीलोनियन देखे, उसके बाद असीरियन था, ठीक है। तो असीरियन सभ्यता में आपको सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपको इस सभ्यता का पतन के बारे में पढ़ना होगा, ठीक है। बाकी साम्राज्य व्यवस्था, सामाजिक आर्थिक व्यवस्था अगर एक का भी याद कर लेते हैं, पूरा का पूरा यूनिट में आप लोग उसी तरह से लगभग सेम लिख सकते हैं। मेरे कहने पे दोस्तों आप लोग क्या कीजिए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था किसी का भी पढ़ लीजिए, चाहे वो मिस्र की सभ्यता हो, मतलब उसके बाद रोमन सभ्यता हो, लगभग सेम टू सेम बना करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों का काम है। बाकी पूरा का पूरा सिलेबस मैं पढ़ाऊँगा, गारंटी दिया हूँ, तो पूरा कंप्लीट कराऊँगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग असीरियन सभ्यता के पतन के कारणों को एक-एक करके डिस्कशन करते हैं। और दोस्तों लगभग यही साम्राज्य के पतन की वजह से पूरा का पूरा मिस्र का सभ्यता सॉरी दोस्तों, जो मेसोपोटामिया का सभ्यता था वो ख़त्म हो गया, ठीक है। तो एक-एक करके हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। असीरियन सभ्यता के पतन के कई कारण थे, जिसमें आंतरिक और बाहरी दोनों कारण शामिल थे, ठीक है। यानी आंतरिक कारण क्या होता था, उन लोगों का जो आपसी मतभेद था और आपसी अपने कारणों की वजह से भी ख़त्म हुआ, और बाहरी कारण यानी कुछ बाहर ऑब्जेक्ट के वजह से भी ख़त्म हो गया। तो यानी दोनों कारणों से ख़त्म हुआ था। तो क्या-क्या कारण थे, एक-एक करके हम लोग देखते हैं। मुख्य कारण थे अत्यधिक सैनिकरण, यानी ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग सैनिक ये करते थे, सैनिक ये करते थे, अपॉइंट करते थे, ठीक है। दमनकारी शासन, यानी दूसरे को पूरा ख़त्म करके अपने राज्य में मिलाना, ठीक है। और है आंतरिक विद्रोह, मतलब जब अपना ही सैनिक विद्रोह कर लेता है तो सभ्यता कभी भी टिकता नहीं है। तो ये भी एक कारण बना आंतरिक सभ्यता विद्रोह। और
एक था पड़ोसी राज्यों का उदय, यानी उसके आसपास भी बहुत सारे साम्राज्य उदय हुआ, जिसके वजह से असीरियन सभ्यता समाज खत्म हुआ। तो एक एक करके हम लोग सब पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अत्यधिक सैनिकरण क्या है उसका मतलब? असीरियन एक सैन्यवादी राज्य था, यानी जो वहाँ का जो शासन हो रहा था, जो वहाँ पर शासन कर रहे थे, उनका जो सबसे मेन मोटिव था वो ज़्यादा से ज़्यादा युद्ध करना था और आपस जो आसपास के क्षेत्र है उसको विजय करके अपना साम्राज्य को विस्तार करना था, ठीक है। और इसके वजह से तो मतलब सैनिकों का ज़रूरत पड़ेगा, तो उन्होंने क्या किया, सबसे ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा सैनिक का मतलब भर्ती कराया, ठीक है। और उन्होंने अपने शक्ति को बनाए रखने के लिए उन्हें लगातार युद्ध किए, मतलब लगातार युद्ध करते गए, जिससे क्या हुआ, जिससे जनशक्ति और संसाधनों में भारी कमी आ गया। तो दोस्तों अगर लगातार कोई व्यक्ति युद्ध में ही लगा रहेगा तो बाकी वो आर्थिक क्षेत्र पे कब ध्यान देगा? आर्थिक क्षेत्र पे ध्यान नहीं दे पाएगा, तो आर्थिक क्षेत्र पे अगर ध्यान नहीं देगा तो वो लोग खाएगा क्या? रहेगा कहाँ? खाली युद्ध ही चलता रहेगा। तो इस तरह से क्या हुआ, जो वहाँ का जो साम्राज्य था वो धीरे-धीरे डिक्लाइन होते गया, पतन होते के कगार पे जाते गए। नेक्स्ट था दमनकारी शासन। असीरियन शासक ने एक विशाल साम्राज्य को नियंत्रण करने के लिए क्रूरता और आतंक का सहारा लिया, यानी मतलब कोई भी अगर बगावत कर लेता है तो उसको मार दो बस। उसी तरह का ये किया और मतलब एक हिटलर होता था ना, हिटलर को आप जानते हैं, उसी तरह का शासन करते थे लोग, ठीक है। तो जिससे क्या हुआ, उनके शासित लोगों में असंतोष और विद्रोह की भावना उत्पन्न हुआ, यानी कुछ कहें तो भी मार, ना कहे तो भी हम लोग के साथ टॉर्चर होता था। तो जितने भी उन लोगों का जो साम्राज्य पे लोग रहते थे वो धीरे-धीरे उन लोग में असंतुष्टता की भावना उत्पन्न होने लगी और क्या किया, लोग विद्रोह करने लगे। और विद्रोह से दोस्तों कोई भी साम्राज्य क्यों ना हो, वो धीरे-धीरे खत्म के कगार पर पहुँच जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आंतरिक विद्रोह। आंतरिक विद्रोह क्या हुआ, तो असीरियाई साम्राज्य के भीतर कई बार विद्रोह हुए, जिससे साम्राज्य कमज़ोर हो गया। यानी धीरे-धीरे जितने बड़ा सैनिक रखेंगे तो सैनिकों को तो भरण-पोषण भी करना होगा, उनका परिवार को भी देखना होगा। तो एक चीज़ होता है कि किसी को ठग करके कितना दिन रखा जा सकता है? ज़्यादा दिन नहीं रखा जा सकता है। तो इसलिए क्या हुआ, जब वो लोग को भी समझ में आया कि ये जो राजा है ये तो सिर्फ़ अपना ही सोचता है, हम लोग का कुछ नहीं, हम लोग का तो यूज़ कर रहा है। तो धीरे-धीरे जो सैनिकों में बगावत शुरू हुआ और ये बगावत शुरू होते-होते मतलब आंतरिक विद्रोह का रूप ले लिया और धीरे-धीरे जो साम्राज्य था और उनका जो सैन्य शक्ति था वो कमज़ोर होते गया, ठीक है। नेक्स्ट था पड़ोसी राज्यों का उदय। असीरियाई के पतन के समय कई शक्तिशाली राज्य जैसे बेबीलोनियन और मेडर्स का उदय हुआ, जिन्होंने असीरिया पर हमला किए और उसे हराया। यानी ये जो 2 महत्वपूर्ण आप मतलब कह सकते हैं कि पड़ोसी जो साम्राज्य था, इनके वजह से ही ये सभ्यता ज़्यादा क्षति पहुँचा, क्योंकि ये लोग भी अपना शक्ति प्रदर्शन करना चाहते थे और ये लोग लगातार मतलब जो असीरियाई सभ्यता थी, ये लोग अपना मतलब लगातार युद्ध करते आ रहा था। तो धीरे-धीरे ये लोग का जो सैनिक था, उन लोगों का भी मनोबल टूटने लगा था और ये लोग नया-नया सभ्यता था, तो इन लोगों ने मिल करके असीरियाई सभ्यता को समाप्त कर दिया, ठीक है। और भी कई सारे मुद्दे हैं, ठीक है। उत्तराधिकारी का भी मुद्दा होता ही है हर चीज़ में, जो राजा होता है तो राजा का बेटा ही राजा होगा, ये तो आप लोग सभी जानते हैं, इतिहास का एक प्रचलित चीज़ है, ठीक है। उत्तराधिकारी के लिए भी संघर्ष, गृह युद्ध ने भी साम्राज्य को कमज़ोर कर दिया, ठीक है। कई मतलब देखा गया है कि राजा का 2 बेटा है, 2 बेटा ही आपस में लड़ रहा है, तो ऐसे भी देखा गया है। उसके बाद और एक प्रमुख कारण था जलवायु परिवर्तन, ठीक है। कुछ विद्वानों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन जैसे कि सूखे ने असीरियाई कृषि और अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया, जिससे जो साम्राज्य था वो कमज़ोर हो गया, ठीक है। तो ये भी कारण माना जा सकता है, क्योंकि कोई तो देखा नहीं है तो कारण में कुछ भी लिखा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, और एक प्रमुख कारण माना जाता है जनसंख्या का स्थानांतरण। असीरियन साम्राज्य में विजित लोगों को दूर-दूर के क्षेत्र से हस्तांतरण किया, यानी जो भी साम्राज्य को जीत लेता था वहाँ के पूरा का पूरा जो क्षेत्र के निवासी थे उसको भी मिलाया दिया जाता था। तो खुद सोचिए दोस्तों, किसी के पास 2 किलो चावल है और कहीं से 10 जन को पकड़ के ले आया, तो 2 किलो चावल तो 2 लोग जितने लोग का था लिए उतने लोगों का सफिशिएंट था, तो 10 लोग ऊपर से आ जाएगा तो अनाज का कमी होगा ही। तो उसी तरह का ये लोग का भी साथ भी घटा, ठीक है, जिससे उनके क्षेत्र और जनसंख्या असंतुलन पैदा हो गया, ठीक है। तो जनसंख्या मतलब नियंत्रण नहीं कर पाया, मतलब जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गया और रिसोर्स की कमी हो गया, मतलब जितना सामान की ज़रूरत होता है वो कमी हो गया और
जनसंख्या ज़्यादा हो गया, ये भी एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, इन कारणों के संयोजन से असीरियन जो साम्राज्य था और 600 ईसा पूर्व में बेबीलोनियन और मेडर्स के गठबंधन द्वारा पराजित हो गया। यानी ये दो सभ्यताओं ने मिलकर के इसको पूरा समाप्त कर दिया, और यही है दोस्तों असीरियन सभ्यता का पतन के कारण। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं दोस्तों। तो अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ लिए हैं, एक बार नज़र दौड़ा लेते हैं, फिर नहीं तो आप लोग सोचेंगे सर क्या क्या पढ़ा रहे हैं। इजिप्टियन सभ्यता पूरा पढ़ लिए हम लोग, आप लोग क्लियर होंगे। उसके बाद मेसोपोटामिया के सभ्यता में मिस्री जो सुमेरियन सभ्यता है, इसमें सामाजिक आर्थिक चीज़ को आपको देखना है, इसलिए आप लोग के ऊपर छोड़ दिए हैं। आप लोग कहीं से भी एक बार सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था पढ़ लीजिए, उसके बाद आप आराम से लिख सकेंगे। उसके बाद बेबीलोनियन सभ्यता को हम लोग देखे, उसमें जो हम्मुराबी की संहिता थी उसको भी पढ़े। उसके बाद जो असीरियन सभ्यता का डिक्लाइन का क्या कारण था और ये सभ्यता का पतन कैसे हुआ, वो भी आप लोग देखें। ठीक है, अभी हम लोग क्या चलेंगे दोस्तों, अभी हम लोग चलेंगे यूनिट 3 में। यूनिट 3 में हम लोग देखेंगे चाइनीज सिविलाइजेशन यानी चीनी सभ्यता। चीनी सभ्यता में सबसे पहले देखेंगे संग डायनेस्टी। ठीक है, उसके बाद चौ डायनेस्टी। ठीक है, दोनों के दोनों पढ़ेंगे, कोई भी टॉपिक नहीं छूटेगा, इसका गारंटी मैं पहले दिया हूँ। आपको क्या करना है, पूरा वीडियो को एंड तक देखना है। ठीक है, तो दो चीज़ हो गया। अब दोस्तों हम लोग तीसरा यूनिट पे चलते हैं। तीसरा यूनिट में है संग राजवंश। दोस्तों ये संग राजवंश कौन सा था, ये चीन के राजवंश थे, जिसे येन राजवंश भी कहा जाता है। आपसे सवाल पूछ सकता है कि संग राजवंश को किस नाम से और जाना जाता है, तो येन राजवंश के नाम से जाना जाता है। प्राचीन चीन का एक राजवंश था जो लगभग 1600 ईसा पूर्व से लेकर के 1046 ईसा पूर्व तक चला। यानी ये जो संग राजवंश था, है ना, कहीं कहीं पर दोस्तों पर आपको संग राजवंश भी देखने को मिलेगा। ठीक है, और कहीं कहीं पर सग लिखा रहता है। ठीक है, तो ये राजवंश जो था ये चीन का सबसे प्राचीनतम राजवंश था, और इसका जो टाइम ड्यूरेशन माना जाता है ये लगभग 1600 ईसा पूर्व से लेकर के 1046 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ठीक है, यह पीली नदी घाटी पर स्थित है। यानी दोस्तों जो नदी है, ठीक है, चीन जो मिस्र की सभ्यता में हम लोग देखे और उसके बाद मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में देखें, तो सभी के सभी नदी के किनारे स्थित था। तो दोस्तों ये भी जो चीन की सभ्यता है ये भी एक नदी के किनारे है, और उस नदी के को कहते हैं दोस्तों पीली नदी। ठीक है, पीली नदी, और इसका चाइनीज़ नाम आप लोग देख लीजिएगा। तो इस नदी के किनारे स्थित था और इसे ही पीली नदी घाटी में स्थित था, और इसे चीनी सभ्यता का प्रारंभिक और महत्वपूर्ण राजवंश में से एक माना जाता है। ठीक है, शांग वंश को। ठीक है, तो शांग वंश राजवंश ने चीनी साम्राज्य, समाज, सरकार और लेखन प्रणाली और औद्योगिक विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। यानी दोस्तों क्या है, अगर मोटा मोटी रफ आइडिया रखा जाए तो ये सबसे पुरानी चीनी सभ्यता में से एक था शांग वंश। ठीक है, और उन लोगों ने क्या काम किया, उन लोगों ने चीनी साम्राज्य को सबसे पहले चीन में एक मतलब छोटा मोटा ही सही और एक टेम्पररी ही सही, लेकिन एक जगह पर उन लोगों ने संगठित किया। ठीक है, और लेखन प्रणाली का स्टार्टिंग किया। आप लोगों ने चाइनीज़ जो मतलब लिपि है आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, उसके बाद औद्योगिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। अभी हम लोग एक एक करके उसको टॉपिक को पढ़ेंगे, बस खाली इसको इंट्रोडक्शन के जैसा यहाँ पर पढ़े। ठीक ना, उसके बाद शांग वंश। तो शांग वंश की मुख्य बात है, पहला स्थापित सत्यापित राजवंश था, यानी जिसका पहला हम लोग प्रूफ मिलता है, साक्ष्य मिलता है, तो वो है शांग वंश। ठीक है, तो शांग वंश चीन का पहला राजवंश है जिसके अस्तित्व के लिखित और पुरातात्विक साक्ष्य मौजूद थे। तो आई होप आपको ये जो शांग वंश है ये कहाँ का है, कौन सा है और क्या है, किस लिए पढ़ा जाता है, ये डाउट क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये चीन की सभ्यता का सबसे प्राचीनतम सभ्यता में से एक है। और इसका दोस्तों बीच में माइक में प्रॉब्लम हुआ था, तो अभी हम लोग कंटिन्यू करते हैं। और दोस्तों अगर बीच में प्रॉब्लम हो जाता है तो मैं उसको सभी को एडिट कर दूंगा, उसमें आप लोगों का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो राजधानी, हम लोग शांग वंश की राजधानी के बारे में पढ़ रहे थे। तो शांग राजाओं ने अपनी राजधानी को कई बार बदले। जो उन शांग वंश के राजा थे उन लोगों ने मतलब टाइम पर अपना राजधानी बदलता रहा, लेकिन अन्यांग जो एक जगह था जो हेनान क्षेत्र में है, दोस्तों हेनान आप लोग पढ़े होंगे, कोरोना का अड्डा है ना, तो ये जो हेनान क्षेत्र था, हेनान के आंग्यान क्षेत्र था, तो इसके पास में जो यन था वो उसका मतलब राजधानी हुआ करता था। लगभग 1300 ईसा पूर्व से लेकर के 1050 ईसा पूर्व तक वहीं राजधानी रहा। ठीक है, तो बाकी आप लोग सिर्फ और सिर्फ उसमें अन्यांग का नाम याद रखिएगा।
ठीक है। उसके बारे में बाद हम लोग देखते हैं उसका सामाजिक संरचना यानी समाज कैसे बटा हुआ था। शांग समाज स्पष्ट रूप से स्तरीकृत था यानी एक लेवल में बटा हुआ था। समाज का जो सबसे ऊपरी लेवल पे रहता था वो राजा और कुलीन शीर्ष पर रहता था, ठीक है। उसके बाद सैनिक, सरकारी कर्मचारी और सबसे लास्ट पोजीशन हमेशा से दोस्तों समाज में रहा है और रहेगा भी, वो है किसान और नौकर लोगों का, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग लेखन प्रणाली के बारे में पढ़ते हैं और इसमें दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। लेखन प्रणाली, शांग राजवंश ने चीनी लेखन प्रणाली के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। ओरिकल हड्डी, दोस्तों ये जो ओरिकल हड्डी है आप लोगों ने जादू टोना में हड्डी का प्रयोग करते हुए देखा होगा, ठीक है। जो जादू टोना में करता है, ठीक है, मतलब वहाँ पर एक जो स्कल दे करके मुंडी दे करके जो जादू टोना करता है ना हड्डी को, इसी को कहते हैं ओरिकल हड्डी। ओरिकल हड्डी पर किए गए शिलालेख विशेष रूप से अन्यांग में इस बात का प्रमाण है कि लेखन प्रणाली उस समय विकसित हो रही थी, ठीक है। तो वो लोग लेखन प्रणाली भी स्टार्ट कर दिया था और उसका जो एविडेंस के रूप में हम लोग अन्यांग के क्षेत्र में कुछ मिला है, ठीक है। और वो लोग जो ओरिकल हड्डी में शिलालेख के रूप में लिखते थे यानी उससे ही लिखते थे, ठीक है। और अगर बात करें प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी के बारे में तो वो लोग क्या टेक्नोलॉजी अपनाते थे। और दोस्तों आप लोग टेक्नोलॉजी के नाम सुनते मतलब हंसी आ रहा है क्योंकि अभी जो इंस्टाग्राम में बहुत ज़्यादा चलता है टेक्नोलॉजी है, ठीक है। तो शान राजवंश के दौरान कांस्य प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। शांग कांस्य का उपयोग हथियार, बर्तन और कलाकृति के निर्माण में किया जाता था यानी वो लोग सबसे पहले कांसा का चीज़ बनाना शुरू किया था, वही टेक्नोलॉजी अपनाया था, ठीक है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी है दोस्तों और फैन ऑफ करना पड़ता है, तो आप लोग एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। धर्म के बारे में, शांग लोगों का मानना था कि उनके पूर्वज और देवता विशेष रूप से एक शांग ट्री प्राकृतिक शक्तियों और मानव शक्तियों को नियंत्रित करते थे। यानी दोस्तों जादू टोना के बारे में बात कर रहे थे, ये लोग बात कर रहा है, ठीक ना। ये टॉपिक जो शांग लोग थे वो प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ था, ठीक है। और मानव जीवन को लोग नियंत्रण करते थे, देवताओं का एक विशेष भेजा हुआ दूत था, वो लोग का मानना था, ठीक है। और युद्ध के रूप में क्या करते थे, शांग राजवंश युद्धों और घेराबंदी में रथ और कांसे के हथियारों का प्रयोग करने के लिए जाना जाता है, ठीक है। बाकी आपको ये सब याद नहीं रखना है, अगर शांग वंश के बारे में आए तो जितना हो सके मैं बता दिया हूँ उतना आप लोग लिख सकेंगे आराम से। उसके बाद अगर पतन के बारे में बात करें तो शांग राजवंश को झो राजवंश ने लगभग 1046 ईसा पूर्व में उखाड़ फेंका था। यानी दोस्तों शांग वंश के बाद अब किसको पढ़ना है, झो राजवंश को पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, तो इसका लास्ट एंड कर देते हैं। शांग राजवंश प्राचीन चीन के इतिहास और सभ्यता के विकास में एक महत्वपूर्ण अवधि थी यानी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण टाइम ड्यूरेशन था, ठीक है, जिसने चीनी संस्कृति और समाज को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। अब शांग वंश के बाद दोस्तों झो राजवंश पढ़ेंगे, ठीक है। अब झो राजवंश पढ़ने के बाद ही हम लोग का ये जो चीनी सिविलाइजेशन है ये भी ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों 2 राजवंश रहेगा, वो भी हम लोग धीरे धीरे करके कंप्लीट कर लेंगे आज ही इसी वीडियो में, ठीक है। तो चलिए झो राजवंश के बारे में पढ़ते हैं। तो झो राजवंश 1046 ईसा पूर्व में ख़त्म किया, उसके बाद ही तो आएगा, ठीक है। से पूर्व लेकर के मतलब उसका टाइम ड्यूरेशन है 1046 से लेकर के 256 ईसा पूर्व टाइम ड्यूरेशन था, ठीक है। प्राचीन चीन का एक महत्वपूर्ण राजवंश था जिसने लगभग 8 शताब्दी तक शासन किया यानी बहुत लंबा शासन किया दोस्तों। 8 शताब्दी मतलब लगभग 800 साल, ठीक है। इस दौरान चीनी सभ्यता ने राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास किया। झो राजवंश के 2 प्रमुख अवधियों में विभाजित थे यानी दोस्तों ये जो राजवंश है जो 800 साल तक यहाँ पर शासन किया, ये राजवंश को 2 भागों में बांटा गया है। पहला तो पश्चिमी झो, दूसरा है पूर्वी झो। पश्चिमी झो का टाइम ड्यूरेशन एक बार देख लीजिए और पूर्वी झो का भी टाइम ड्यूरेशन देख लीजिए। टाइम ड्यूरेशन से सवाल नहीं पूछेगा, इतना मुझे लग रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। अभी झो राजवंश का क्या क्या प्रमुख बातें थी अभी हम लोग एक एक करके उसको डिस्कशन करेंगे, ठीक है। चलिए एक एक ठो हम लोग देखते हैं।
झो राजवंश की मुख्य बातें, उसका क्या क्या मुख्य बातें हैं। पहला है शासन। झो राजवंश चीन के इतिहास में सबसे लंबे तक शासन करने वाला राजवंश है, यानी मतलब क्या है, लंबा टाइम ड्यूरेशन तक शासन करने वाला राजवंश है। दूसरा है दो अवधि में, मतलब पश्चिमी झाओ और पूर्वी झाओ में बटा हुआ था। नेक्स्ट है पश्चिमी झाओ। पश्चिमी झाओ क्या है, इस अवधि में झौ राजवंश की नींव रखी गई, यानी जो पश्चिमी झौ है इसी ने ही झौ राजवंश का नींव रखा था और इन लोगों ने ही शांग वंश को हराया था और एक केंद्रीकृत सरकार स्थापित करने का प्रयास किया था। यानी केंद्रीकृत मतलब कोई एक हेड, उसके बाद उसका सहायता करने वाला और इसका बात मानने वाला, मतलब राजा की तरह रहने वाला शासन स्थापित किया था झो के पश्चिमी राजवंश ने। ठीक है, उसके बाद चलते हैं दोस्तों पूर्वी झो के बारे में। पूर्वी झो के बारे में, यह अवधि दो उप अवधियों में विभाजित है। यानी दोस्तों ये जो पूर्वी झो है, पूर्वी झो को भी दो भागों में बांटा गया है, एक है वसंत और एक शरत ऋतु काल। तो ये जो टाइम ड्यूरेशन है ये आप लोग देख लीजिए, बाकी उसमें कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। बसंत और शरत ऋतु काल, इस समय राजनीतिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण हुआ और कई छोटे राज्य सत्ता के लिए प्रतिस्पर्धा करने लगे। यानी धीरे धीरे इस टाइम तक आते आते क्या हुआ, विकेंद्रीकरण हुआ, मतलब समाज टूटने लगा। ठीक है, और कई छोटे राज्य सत्ता के रूप में प्रतिस्पर्धा करने लगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, यह अवधि दो, मतलब यही चीज़ है दोस्तों, यहाँ पर ही मतलब दो बार प्रिंट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है बसंत और शरद काल, इस समय राजनीतिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण हुआ, मतलब ये हुआ और कई छोटे राज्य सत्ता के रूप में प्रतिस्पर्धा करने लगे। ठीक है, तो जो झो राजवंश था उसे युद्धकृत राज्यों का काल भी माना जाता था, क्योंकि इस काल में बहुत सारे ऐसे साम्राज्य उत्पन्न हो गए थे जो आपस में लड़ते मरते थे। ठीक ना, और कहीं ना कहीं ये लोग एक मतलब अपने आप को मतलब स्थायी बनाने के लिए भी कर रहे थे। तो इस अवधि में क्या हुआ, इस अवधि में प्रमुख 7 राज्य आपस में युद्ध करते रहे और अंततः इन राज्यों ने सभी को जीत लिया। मतलब ये जो 7 राज्य थे ये आपस में लड़ते लड़ते जो आपस में मतलब छोटे छोटे जो साम्राज्य थे उनको सब समाप्त करते गए और सभी विजयी रहे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं दोस्तों सांस्कृतिक प्रभाव। झो राजवंश के दौरान चीनी संस्कृति और दर्शन और साहित्य में महत्वपूर्ण विकास हुआ। यानी इसके शासनकाल में, इसके राजवंश में दोस्तों, जिसका संस्कृति, दर्शन और साहित्य में भी बहुत सारे प्रगतियां हुई। कन्फ्यूशियवाद और तौकवाद, दोस्तों ये क्या है, ये एक विचारधारा है। ठीक है, ये विचारधारा है, तो ये दोनों ही आपस में एक दूसरे का ऑपोजिट है। कन्फ्यूशियवाद और तौवाद चीनी विचारधारा है। तो इस समय के दौरान कन्फ्यूशियवाद और तौवाद जैसी महत्वपूर्ण दार्शनिक विचारधाराओं का भी उदय हुआ। दोस्तों ये आप मतलब ये खुद में एक टॉपिक है दोस्तों। ठीक है, तो इसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा। जैसे होता है ना कि एक रूढ़िवादी विचारधारा और एक सरल विचारधारा, कोई किसी किसी का भाषा सरल होता है, किसी किसी का बात थोड़ा रूट टाइप का होता है। ठीक ना, तो वो क्या है, सभी का एक विचारधारा शैली है। तो ऐसे ही दोस्तों दार्शनिकों का भी एक शैली होता है। तो किसी शैली को कन्फ्यूशियवाद कहते हैं, किसी को तौकवाद। तो ये दोनों है जो है ना, ये दोनों ही अपोजिट था। आपको वो नहीं जानना है, आपको सिर्फ और सिर्फ जानना था कि ये जो दोनों विचारधारा था ये छौ वंश के शासनकाल में ही, मतलब राजवंश के टाइम में ही आया था। ठीक है, नेक्स्ट है कांस्य काल। छौ राजवंश कांस्य कला के लिए प्रसिद्ध है, विशेष रूप से कांस्य पात्रों और उपकरणों पर जटिल नक्काशी के लिए। दोस्तों इससे पहले हम लोग देखे थे जब शांग वंश, तो उसमें भी कांस्य का जिक्र था, लेकिन कांस्य में किस चीज़ का जिक्र था, हथियारों का। लेकिन इस टाइम तक आते आते वो लोगों ने कांस्य के पात्रों, यानी जो बर्तन होते हैं, बर्तन भी बनाना शुरू कर दिया और उसके साथ साथ जो भी कुछ बनाते थे उसके ऊपर उन लोगों ने नक्काशी करना शुरू कर दिया था, यानी डिजाइन बनाना। ठीक है, नेक्स्ट पे हम लोग लास्ट में क्या कह सकते हैं, छो राजवंश का अंत 256 ईसा पूर्व में हुआ, जब इन राज्यों में
जब इन राज्यों ने इसे जीत लिया, यानी जो छोटे छोटे जो राज्य थे ना, जब ये हम कुछ देर पहले बताए 7 गो राज्य, उन लोगों ने क्या किया, धीरे धीरे करके सभी को मतलब परास्त करना शुरू कर दिया, और वही छोटे छोटे राज्य ही मतलब स्थायी रहे, और यही जो राज्य थे बाद में धीरे धीरे उठ करके एशिया में आए। बहुत सारे आप लोगों ने मतलब जब प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो आप लोग देखेंगे कि बहुत सारे जो इंडो ग्रीक चाइनीज थे वो लोग आए थे, ठीक ना। तो वही सब राजवंश भारत में बाद में आक्रमण किया, भारत के साथ साथ कई सारे इलाकों में ये किए थे, ठीक है। और चीन को एकजुट करके पहला साम्राज्य स्थापित किए थे। यानी ये जो चौल राजवंश था, इसका अंततः 256 ईसा पूर्व में समाप्त हो जाता है, और बाद में कई सारे शासन आए। तो दोस्तों हम लोग ने अभी तक 3 यूनिट पूरा कंप्लीट कर लिया, सुंग डायनेस्टी, चौल डायनेस्टी, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ेंगे ग्रीक सिविलाइजेशन यानी यूनान का सभ्यता। दोस्तों इसमें 3 चीज़ पढ़ना है, एक है होमरिक एज, एक है स्पार्टा संविधान, और एक है प्रीक्लिन एज। तो ये तीनों का तीनों पढ़ेंगे दोस्तों, एकदम पूरा फुल डिटेल्स के साथ, ठीक है। एक भी कोई चीज़ नहीं छूटेगा, मैं पहले ही आप लोगों को बताया था और फिर मैं बता रहा हूँ, ठीक ना। तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं। उसके बाद 6 देख लिए, उसके बाद दोस्तों हम लोग अभी देखेंगे होमरिक एज, ठीक है। होमरिक एज क्या है दोस्तों, इसको पहले से समझते हैं। ये पहली बात तो है, ये जो एज है ये यूनान में हुआ था, ठीक है। यानी पूर्व मतलब यूरोप में हुआ था, ठीक है। मतलब मोटा मोटी रफ आइडिया लगा लीजिए कि ये यूरोप में हुआ था, क्योंकि यूनान भी तो यूरोप में है, ठीक है। सॉरी दोस्तों। होमरिक युग, जिसे वीर काल भी कहा जाता है, प्राचीन ग्रीक इतिहास और साहित्य का एक महत्वपूर्ण काल था। यानी जो दोस्तों यहाँ पर होमरिक युग है, ये कुछ नहीं है दोस्तों, एक साहित्य का महत्वपूर्ण युग था। जैसे जब हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ते हैं दोस्तों, उसमें भी जब हम लोग जो दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ते थे, तो उस टाइम पर हम लोग पढ़ते थे ना संगम युग। तो संगम क्या है, तो संगम युग जो दक्षिण भारत के प्रमुख जो कवि थे, उनका संग्रह मतलब उनका जो कविता को संग्रह करके जो एक जगह पर वो लोग मतलब आयोजन करते थे, वहाँ पर कविताओं को मतलब यह किया जाता था, सबके समक्ष रखा जाता था, और सभी को मतलब वो जो टाइम ड्यूरेशन था जब भी सम्मेलन का, और सभी मतलब आकर के एक जगह बैठते थे, कवि सम्मेलन होते थे, उसको हम लोग क्या कहते थे, संगम एज। तो वैसे ही दोस्तों ये जो इस टाइम पर जो प्राचीन ग्रीक में एक ऐसा टाइम आया जिसमें साहित्य का महत्वपूर्ण फेज माना जाता है, उसी को कहते हैं होमरिक युग, ठीक है। मतलब मैं आप फिर से एक बार बता देता हूँ, जो होमरिक युग है वो कुछ नहीं है, प्राचीन ग्रीक इतिहास का एक साहित्यिक महत्वपूर्ण काल है। यानी जो टाइम ड्यूरेशन है, इस काल में ग्रीक में यानी यूनान में एक साहित्य का दौर चला था, और इसी दौर को होमरिक युग कहा गया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इस युग की सबसे बड़ी उपलब्धि होमर के महाकाव्य एलियड और ओडिसी का निर्माण था। दोस्तों यहाँ पर समझिएगा, होमर क्या है, होमर एक मतलब इतिहासकार था। कहाँ का था, ग्रीक का था। उन्होंने 2 महाकाव्य लिखे, यानी ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ, ठीक है। जैसे हम लोग का है ना धार्मिक ग्रंथ, वैसे ही वो लोग का है। तो मतलब होमर का है, तो उसने क्या क्या बुक्स लिखा था धार्मिक ग्रंथ, एक है इलियड, एक है ओडिसी, जिन्होंने ना केवल यूनानी साहित्य का नींव रखा, बल्कि पश्चिमी संस्कृति को भी बहुत प्रभावित किया। यानी कौन, होमर, ठीक है। और इसी के वजह से ही दोस्तों हम लोग को होमरिक युग पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है। तो चलिए ध्यान से सुनिएगा, पूरा मजा आ जाएगा। होमरिक युग की मुख्य विशेषताएं, ठीक है, यानी उसके साहित्य काल में क्या क्या हुआ वही चीज़ को पढ़ना है। साहित्य, होमर के महाकाव्यों ने यूनानी साहित्य को एक नई दिशा दी। ये महाकाव्य न केवल वीर गाथाएं हैं, बल्कि उस समय के समाज, संस्कृति और धर्म विश्वासों को भी दर्शाता है। यानी उनका मतलब किनका, होमर का जो महाकाव्य था, अभी जो पहले हम लोग पढ़े क्या था, इलियड और ओडिसी, ये 2 महाकाव्यों से हम लोग को क्या चीज़ पता चलता है, इनसे ना सिर्फ हम लोग को वीर गाथाएं मिलती है, उनसे हम लोग को समाज, संस्कृति और धर्म के बारे में भी जानकारी मिलती है, ठीक ना। नेक्स्ट है उनके महाकाव्य से और क्या देखने को मिलता है, सांस्कृतिक। होमरिक युग में
यूनानी संस्कृति की नींव रखी गई। इस युग में यूनानी लोगों की पहचान, धार्मिक विश्वास और सांस्कृतिक संरचना का विकास हुआ। यानी इस टाइम में ही दोस्तों माना जाता है कि संस्कृति का जो विकास स्टार्टिंग फेज है ये होमरिक युग ही है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं भाषाई। होमरिक ग्रीक जो होमर के महाकाव्यों में इस्तेमाल की गई, यानी जो होमर थे उन्होंने अपने महाकाव्य को ग्रीक भाषा में लिखा। बाद की यूनानी भाषा और साहित्य को प्रभावित किया। यानी इसके उपयोग करने के बाद ये जो ग्रीक भाषा था ये बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुआ और लगभग लोग इसी को अपनाना शुरू कर दिया था। ठीक है, और साहित्य में ग्रीक भाषा का ही प्रयोग करने लगे थे। ठीक है, हम लोग भी बहुत सारे ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं जो कहीं ना कहीं से ग्रीक से आया है, आप लोग भी जानते हैं। ठीक है, और ये भी सभी के सभी चीज़ प्रभावित है होमरिक युग से। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ऐतिहासिक। होमर के महाकाव्य ने यूनानी इतिहास और पौराणिक कथाओं को एक साथ जोड़ा। यानी उनके जो महाकाव्य थे और ना सिर्फ जो यूनानी इतिहास है उसके साथ साथ जो उनके धार्मिक आस्थाएं हैं उसको भी एक साथ जोड़ा, जिससे ट्रोजन युद्ध और अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में जानकारी मिलता है। तो दोस्तों ये जो ट्रोजन युद्ध है ये एक प्रमुख युद्ध था। ठीक है, तो बस इतना ही समझ लीजिए, उससे ज़्यादा नहीं समझना है। ठीक है, नेक्स्ट है शिक्षा और दर्शन। होमर के महाकाव्यों ने यूनानी शिक्षा और दर्शन को भी प्रभावित किया। ये महाकाव्य छात्रों के नैतिकता, वीरता और अन्य महत्वपूर्ण मूल्यों को शिक्षा देने के लिए उपयोग किया जाता है था। ठीक है, तो उनके जो महाकाव्य है ना सिर्फ शिक्षा में, ना सिर्फ भाषा में, बल्कि हर एक क्षेत्र में एक मतलब डिक्शनरी के जैसा काम किया। जैसे डिक्शनरी में होता है ना, इंग्लिश के सारे शब्दकोश वहीं पर मिल जाता है। तो हर एक चीज़ का जितना भी व्यक्ति के चीज़ में सामाजिक चाहे जुड़ाव हो, आर्थिक जुड़ाव हो, हर एक चीज़ का जानकारी और शिक्षा ये जो होमरिक के जो महाकाव्य थे उन्हीं से स्टार्टिंग माना जाता है। ठीक है, और जो उनके महाकाव्य है हर एक क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण होते गए, शिक्षा हो, चाहे दार्शनिक हो, चाहे भाषा हो। ठीक है, तो आगे देखते हैं। कला और वस्तुकला। होमरिक युग में वास्तुकला और कला के क्षेत्र में भी विकास हुआ। इस युग में मंदिर और इमारतों का निर्माण हुआ जो बाद के यूनानी कला और वास्तुकला के लिए प्रेरणा बने। यानी इस काल में कला और वास्तुकला के भी मतलब ये हुआ, मतलब बहुत सारे नमूने देखे गए हैं और बाद में ये क्या हुआ, ये यूनानी कला के रूप में जाने गए। दोस्तों आप लोगों में से कुछ सोच रहे होंगे कि क्या ये पुस्तक के बाद ये सब हुआ? नहीं दोस्तों, ये जो पुस्तक है, पुस्तक में हम लोग को जानकारी मिलता है। ठीक है, उस जानकारी के आधार पे ये सब चीज़ देखने को मिला। ठीक है, जैसे होमरिक युग में वास्तुकला और कला के क्षेत्र में विकास हुआ, यानी वो अपने पुस्तक में ये सब लिखा है। ठीक है, और उससे बहुत सारे जानकारियाँ हम लोग को मिला है। ठीक है, आगे चलते हैं। दोस्तों लास्ट में हम लोग क्या कहेंगे, होमरिक युग एक ऐसा समय था जब यूनानी संस्कृति, साहित्य, भाषा और दर्शन का विकास हुआ। होमर के महाकाव्यों ने इस युग को अमर बना दिए और पश्चिमी संस्कृति को एक महत्वपूर्ण विरासत दी। तो ये जो होमरिक युग में जो होमर के द्वारा जो प्रमुख काव्यों की रचना हुए उनसे ही जो वर्तमान में जो हम लोग पढ़ रहे हैं यूनान की सभ्यता, उसको एक फेज मिला। ठीक है, तो आगे चलते हैं। स्पार्टा का संविधान। ठीक है, आप लोगों में से बहुत जन का एक कमेंट होता है कि सर स्पार्टा का संविधान क्या है, ये वाला बता दीजिए। तो चलिए स्पार्टा का संविधान भी देख लेते हैं। स्पार्टा का संविधान, जिसे ग्रेट रोटरा भी कहा जाता है, ठीक है, एक प्राचीन प्रणाली थी जो स्पार्टा के राजनीतिक और सामाजिक जीवन को नियंत्रण करती थी। दोस्तों यहाँ पर समझिएगा पहले क्या है, जब तक आप लोग समझेंगे नहीं तब तक आप लोग सीखेंगे नहीं। क्या है स्पार्टा संविधान? यानी दोस्तों ये एक जगह का संविधान के बारे में बात करता है। ठीक है, तो जगह कौन सा है, हर एक चीज़ को मैं डिटेल्स में समझाऊंगा, आपको कुछ मतलब टेंशन लेने की बात नहीं है। तो स्पार्टा का जो संविधान है जी उसे क्या कहते हैं, ग्रेट रेटरा। ठीक है, एक प्राचीन प्रणाली थी जो स्पार्टा के राजनीतिक यानी उसके राजनीतिक को
और उसका सामाजिक जीवन को नियंत्रण करने के लिए यह स्थापित था। ठीक है, यह संविधान लिखित में नहीं था, यानी जो हम लोग संविधान बोल रहे हैं दोस्तों, ये लिखित नहीं था, क्योंकि वो हो सकता है कि उस टाइम पर वो लोग उतना ज़्यादा मतलब लिखने पर जोर नहीं देता था, ठीक ना, बल्कि मौखिक परंपरा और प्रथाओं पर आधारित था। तो ये स्पार्टा का संविधान पहला चीज़ जो है, ये लिखित संविधान नहीं है बल्कि मौखिक संविधान है। ठीक है, और इसमें किस चीज़ पर ज़्यादा जोर दिया जाता है? राजनीतिक और सामाजिक जीवन पर। ठीक है, इसमें 2 राजा, एक वृद्ध का परिषद, गेरूसिया, ध्यान से देखिए दोस्तों, इस चीज़ को समझिएगा ना तो इस जगह पे आप लोग फंस जाइएगा। इस संविधान के तहत क्या था, 2 राजा होते थे, एक वृद्धों का परिषद यानी ग्रुप्स होते थे, ओल्ड लोगों का, बड़े बूढ़ों लोगों का ग्रुप होता था जिसे गेरूसिया कहा जाता था, और 5 इन्फोर्स पर्यवेक्षक यानी जो नज़र गड़ाए रखते थे, 5 लोग ऐसे होते थे, शामिल थे। तो एक ये जो संविधान में प्रमुख क्या चीज़ का वर्णन है, उसमें कहा गया है कि 2 राजा होते थे और एक वृद्धों का एक टोली होते थे जिसे गेरूसिया कहा जाता था, और 5 पर्यवेक्षक मतलब 5 नज़र रखने वाले व्यक्ति होते थे, जो सभी नागरिकों की एक सभा अपेला द्वारा चुने जाते थे। यानी दोस्तों जैसे होता है ना कोई भी चुनाव में होता था, जैसे लोकसभा के चुनाव में जो भी पार्टी ज़्यादा मतलब मतदान हासिल करते हैं वो भी बनते हैं प्रधानमंत्री, वैसे ही जो हम लोग विधानसभा के चुनाव में जो पार्टी ज़्यादा मत प्रदान करता है वो बनता है मुख्यमंत्री। ठीक ना, वैसे ही दोस्तों जो चुनाव होता था वो लोग का, जो मतलब हर एक चीज़ का जो ग्राम सभा होता था, उस टाइम में सभी नागरिकों का एक सभा अपेला द्वारा चुना जाता था। मतलब एक जो लोग का जो ग्रुप था, जो एक मीटिंग का संस्था मान सकते हैं, वो था अपेला। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। इससे आपको क्या क्या समझ में आया? स्पार्टा क्या है? एक संविधान है, लेकिन लिखित संविधान नहीं है, और एक मौखिक संविधान है। ठीक है, और उससे हम लोग को क्या सीख मिलता है, मतलब क्या चीज़ के बारे में था उसमें, राजनीतिक और सामाजिक जीवन को कैसे तरह से नियंत्रित करें, इस चीज़ के बारे में है। उसके बाद स्पार्टा संविधान से हम लोग क्या देखें कि उसमें 2 राजा होते थे, वृद्धों का एक ग्रुप होता था जिसे गेरूसिया कहा जाता है, और 5 गो पर्यवेक्षक मतलब 5 गो नज़र रखने वाले लोग होते थे। ठीक है, जिसे इन्फोर्स कहा जाता था, और सभी का जो ग्रुप है, ठीक है, सभी नागरिकों का एक सभा होता था जहाँ पर मीटिंग होता था, है ना, तो उसको कहा जाता है अपेला। ठीक है, आगे चलते हैं। स्पार्टा का संविधान की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार थी। दो राजशाही मतलब 2 शासक, 2 राजाओं का शासन था जो धार्मिक और सैन्य मामलों के प्रमुख भूमिका निभाते थे। हो सकता है दोस्तों जो 2 राजा थे, एक धर्म का मामले देखते थे और दूसरा सैन्य मामले देखते थे। तो यहाँ पर स्पार्टा संविधान की मुख्य विशेषताएं देख रहे थे, तो 2 शासक, पहला चीज़ देखे। दूसरा देखिए दोस्तों, गेरूसिया क्या है, अभी कुछ देर पहले बताए, ये 28 सदस्यों और 2 राजाओं से बना एक परिषद थी जो 60 वर्षों से अधिक उम्र के पुरुषों को चुने जाते थी। इसने कानून बनाने और न्याय कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये जो गेरूसिया क्या था, अभी कुछ देर पहले बताए कि एक वृद्धों का दोस्तों ग्रुप था, जो 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोग वहाँ पर मतलब ये रहते थे मेंबर, और उनका काम क्या था, उनका काम था न्यायिक कार्य और कानून बनाने में वो लोग मदद करते थे। ठीक ना, आगे चलते थे। इन्फोर्स में अभी बताए कि वो लोग पर्यवेक्षक के रूप में ध्यान रखने का काम करते थे। 5 इन्फोर्स वार्षिक रूप से चुने जाते थे, मतलब 5 जो इन्फोर्स होते थे, 5 को 1 साल के लिए चुना जाते थे। इनका काम सिर्फ 1 साल का है। ठीक है, और ये लोग क्या काम करते थे, यहाँ पर ध्यान से सुनिए। 5 इन्फोर्स वार्षिक रूप से चुने जाते थे और राजाओं सहित सभी अधिकारों पर नियंत्रण रखते थे, यानी सब पर लोग का नज़र रहता था। ठीक है, वे कानून को लागू करने और न्याय प्रदान करने के लिए जिम्मेदार थे। यानी 5 ही कह सकते हैं कि 5 गो मतलब पिलर है, और ये 5 गो ही मेन काम है लोग का, सभी चीज़ के ऊपर नज़र बनाए रखना। कौन क्या काम करता था, राजा को भी नहीं छोड़ता था। लेकिन ये लोग का जो टाइम ड्यूरेशन था 1 ही साल के लिए था, अगला साल कोई और हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों ये भी एक हिसाब से सही था कि अगर कोई एक ही व्यक्ति को मतलब पर्यवेक्षक के रूप में बहुत साल तक रख दिया जाए, तो हो सकता है कि ये निरंकुश हो जाए, मतलब अपने मनमर्जी का काम करे। इसलिए 1 ही साल के लिए रखा जाता था। उसके बाद फिर अपेला द्वारा चुनाव होकर के नए बन जाते थे, और ये लोग राजा को भी नहीं छोड़ते थे। ठीक,
अपेला। यह स्पार्टा के सभी संपूर्ण नागरिकों की सभा थी, यानी जितने भी संविधान के तहत जो नागरिक आते थे वह सभी का एक ग्राम सभा था। ठीक है, नागरिकों का सभा था जो कानून और नीतियों पर मतदान करती थी। हालांकि उनकी भूमिका सीमित थी, मतलब उतना ज़्यादा भूमिका नहीं थी, क्योंकि इन्फोर्स बना दिया गया था, गेरुशिया बना दिया गया था, राजा बना दिया गया था, लेकिन उतना भी ज़्यादा इनका यह योगदान नहीं था। और वे केवल गेरुशिया और इन्फोर्स द्वारा प्रस्तुत विकल्पों पर मतदान कर सकते थे। ठीक है, आगे चलते हैं। स्पार्टा का संविधान एक अद्वितीय प्रणाली थी, यानी इससे पहले हम लोग उस नज़रिया से नहीं देखे थे जिस तरह से स्पार्टा का संविधान लागू था, जो सैन्य शक्ति और सामाजिक कठोरता पर नियंत्रण पर केंद्रित था। यानी ये जो संविधान था इसका मेन रीजन था सैनिक शक्ति को सुचारू रूप से चलाना और समाज को संगठित करना, उस पर ज़्यादा ध्यान दिया गया था। इसने स्पार्टा को एक मजबूत और प्रभावी सैन्य राज्य बनाने में मदद की, लेकिन यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक सिद्धांतों के लिए भी हानिकारक था। यानी दोस्तों क्या है, लास्ट लाइन में आप लोगों को समझा देता हूँ। ये जो स्पार्टा का संविधान था इसमें नो डाउट था कि इसमें सैन्य शक्तियों को बहुत ज़्यादा मतलब मजबूत किया, ठीक है, और समाज को भी ठीक रखा। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ देखा गया, जो दो राजा होते थे, ठीक है, दो राजा होते थे, गेरुशिया में इतने सारे मेंबर होते थे, उसके बाद हम लोग देखें कि 5 इन्फोसिस होते थे, तो इन लोगों का ही तो समाज में बोलबाला होगा। इसने क्या किया, इन लोगों ने एक मतलब कह सकते हैं कि एक निरंकुशतावाद शासन किया, ठीक है, उतना व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर कहाँ ध्यान दिया, सभी तो मतलब सैन्यवादी शक्तियाँ करने लग गया, समाज पे किस तरह का कठोरता से चलाया जाए समाज, ठीक है, कानून झाड़ने लग गया, तो किस तरह से मतलब समाज में स्वतंत्रता और लोकतंत्र का सिद्धांत होगा। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों स्पार्टा का संविधान। ठीक है, बाकी आप लोग जितना हो सके स्पार्टा के बारे में ज़रूर पढ़िएगा, मतलब आप लोगों को एक रफ आइडिया हो गया होगा। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है पेरिक्लेन युग। स्पार्टा संविधान जब हम लोग पढ़े तो उसमें देखिए दोस्तों व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभाव था समाज में, लेकिन दोस्तों जब तक पेरिक्लेन युग आया तो उस टाइम पर लोगों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी जाने लगी। और दोस्तों ये जो पेरिक्लेन युग है ये इतना ज़्यादा फेमस हुआ जिसके वजह से पूरा विश्व मतलब इसको बुद्धि का केंद्र मानता था। ठीक है, चलिए पूरा पढ़ते हैं, ध्यान से समझिएगा। तो पेरिक्लेन युग क्या है, जो लगभग 460 से लेकर के 430 ईस्वी तक रहा और इसे एथेंस का स्वर्ण युग कहा जाता है। जैसे दोस्तों हम लोग का प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण किसे कहा जाता है, गुप्ता काल को, वैसे ही यूनान जो एथेंस का स्वर्ण युग माना जाता है वो माना जाता है पेरिक्लेन युग को। ठीक है, जो कला, वास्तुकला, दर्शन और लोकतंत्र के विकास में उत्कृष्टता था। मतलब इस टाइम पीरियड में कला, वास्तुकला, दर्शन, लोकतंत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक ना। पेरिक्लीज, दोस्तों पेरिक्लीज क्या है, उस टाइम के शासक थे, ठीक है, उस टाइम के ये शासक थे के नेतृत्व में एथेंस एक शक्तिशाली साम्राज्य और शिक्षा, संस्कृति और कला और लोकतंत्र का केंद्र बन गया। ठीक ना, इसके मतलब पेरिक्लीज के टाइम ड्यूरेशन में एथेंस एक शक्तिशाली साम्राज्य, शिक्षा का केंद्र और लोकतंत्र का केंद्र बन गया था। ठीक, आगे चलते हैं। ये जो पेरिक्लेन युग है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये पेरिक्लेन युग क्या है, एक स्वर्णिम युग था एथेंस का, जिसमें बहुत तरह का चौमुखी उन्नति हुआ। और किसका टाइम पीरियड था दोस्तों, ये पेरिक्लीज का टाइम पीरियड था। ठीक है, अब पेरिक्लेन युग की विशेषताएं क्या क्या थी, तो पहली विशेषताएं तो वही थी, लोकतंत्र का विकास हुआ। पेरिक्लिस ने एथेनियन लोकतंत्र को मजबूत किया और इसे अधिक समावेशी बनाया और जिससे अधिक नागरिकों को राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर मिला। यानी पेरिक्लीज ने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी गई, लोकतंत्र बनाए गए, जिससे क्या हुआ, जो नागरिक थे वहाँ के वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा राजनीतिक में सक्रिय होने लगे, भाग लेने लगे। ठीक ना, इससे पहले सभी लोग को राजनीति में लोकतंत्र उतना ज़्यादा छूट नहीं देते थे। ठीक है, नेक्स्ट है कला और वास्तुकला का विकास। यह युग कला और वास्तुकला के क्षेत्र में महान
उपलब्धियों के लिए जाना जाता है। पेरिक्लीज ने एथेंस के एरोपोलिस के पुनर्निर्माण और कई शानदार इमारतें, मंदिर और मूर्तियों का निर्माण प्रज्वलित किया। दोस्तों ये जो इस युग में ही क्या हुआ, कला और वास्तुकला का भी बहुत ज़्यादा विस्तार हुआ और उन्होंने जो पेरिक्लीज ने क्या किए, जो एथेंस का जो एक्रोपोलिस जो टेक्निक है ना, उस टेक्निक को पुनर्निर्माण किया। मतलब ये क्या है, एक निर्माण का शैली है दोस्तों, ठीक ना। तो और इस शैली के अंदर ही क्या हुआ, इमारतें, मंदिरें और बहुत सारे मूर्तियों का निर्माण हुआ, ठीक ना। आगे चलते हैं, सांस्कृतिक और बौद्धिक विकास हुआ। पेरिक्लिन युग में साहित्य, दर्शन और नाटकों का भी विकास हुआ। इस दौरान एथेंस को प्राचीन दुनिया का बौद्धिक केंद्र माना जाने लगा। यानी दोस्तों जो एथेंस था वो अपने पेरिक्लिन युग के वजह से दुनिया का बौद्धिक मतलब सबसे प्राचीन दुनिया का बौद्धिक केंद्र माना जाता है, यानी बुद्धि का केंद्र। सोच सकते हैं दोस्तों ये लोग कितना ज़्यादा उस टाइम पर एडवांस रहा होगा, क्योंकि संसार का बुद्धि का केंद्र। दोस्तों क्या आप लोगों को पता है, जो हम लोग ओलंपिक नाम सुनते हैं ना, ओलंपिक, ओलंपिक ओलंपिक खेला का भी शुरू दोस्तों ये एथेंस में हुआ था, ठीक ना। और तो आप लोग खुद सोचिए कि ये लोग कितना मतलब कितना ज़्यादा सोचते होंगे, कितना लोग का बुद्धि रहा होगा कि पूरा विश्व में एक ऐसा प्रतियोगिता कराया जाए कि जिसमें सभी देश भाग ले और उसमें कौन विजय रहेगा उसको मतलब ये दिया जाएगा, ओलंपिक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो ओलंपिक खेल के बारे में ये लोग सोच लिया था जिस टाइम पे लोगों को खाना नसीब नहीं होता था, ठीक ना। तो लोग क्या था, प्राचीन दुनिया का बौद्धिक केंद्र माना जाता था लोग को। नेक्स्ट है सैनिक उपलब्धि। पेरिक्लीज ने एथेंस के सैनिक शक्ति को मजबूत किया और पोलिपोनेशियन युद्ध में एथेनियन सैनिक का नेतृत्व किया। दोस्तों ये जो नाम है थोड़ा आप लोग जानते ही हैं कि अटपटा सा नाम है। पेलोपोनेशियन युद्ध में एथेनियन सेना का नेतृत्व किसने किया, पेरिक्लीज ने, ठीक। चलिए आगे देखते हैं इसका लोकप्रियता और इसका प्रभाव क्या रहा, ठीक है। लोकप्रियता और प्रभाव, पेरिक्लीज को एथेंस का सबसे प्रभावशाली राजनेता माना जाता था और उनके नेतृत्व में एथेंस एक शक्तिशाली और प्रभावशाली शहर राज्य बन गया। यानी इसके बदौलत ही पेरिक्लीज के वजह से ही दोस्तों पेरिक्लिन युग इतना ज़्यादा फूला फला, ठीक है। और पूरा उसके वजह से ही शहर और राज्यों का इतना शक्तिशाली और प्रभावशाली दृश्य देखने को मिला, ठीक है। लास्ट में हम लोग क्या कह सकते हैं, पेरिक्लिन युग एथेंस के इतिहास का एक महत्वपूर्ण काल था जिसने न केवल शहरों के विकास में बल्कि पश्चिमी सभ्यता के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। आई होप स्पार्टा का संविधान, हॉर्मिक युग और जो ये पेरिक्लिन युग क्या क्या है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग का अंतिम दोस्तों जो यूनिट है वो यूनिट क्या है दोस्तों, वो है रोमन साम्राज्य, ठीक है। सभ्यता, साम्राज्य पूरा देखते हैं। चलिए दोस्तों इसको भी स्टार्ट करते हैं और इन सभ्यता के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे और यही हम लोग का आखिरी यूनिट है, रोमन सिविलाइजेशन, ठीक है। रोमन सभ्यता जिसे प्राचीन यूरोप रोम के रूप में जाना जाता है, पश्चिमी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली सभ्यता में से एक थी। दोस्तों जब भी बार बार पश्चिमी सभ्यता है तो पश्चिमी मतलब पश्चिमी डायरेक्शन में है ये सब सभ्यता, ठीक ना। इसीलिए हम लोग पश्चिमी सभ्यता कहते हैं और ज़्यादातर यूरोप में है, ठीक ना। तो इसका इतिहास 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में रोम शहर के स्थापना से लेकर कर 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पश्चिमी रोम साम्राज्य का पतन तक फैला हुआ था। सॉरी दोस्तों, अगर ये जो साम्राज्य की बात करें, ये साम्राज्य का मतलब ये साम्राज्य अपने आप में पश्चिमी सभ्यता का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रभावशाली सभ्यता थी, इसमें नो डाउट कोई बात नहीं थी। लेकिन अगर इसकी टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो 8वीं शताब्दी में जब रोम शहर की स्थापना हुई उस टाइम से लेकर के जब तक
कि पश्चिमी रोम साम्राज्य का पतन नहीं हुआ, उस टाइम तक पूरा का पूरा रोमन सभ्यता फूला फला। ठीक ना। आगे देखते हैं, इस दौरान रोमन सभ्यता ने राजनीतिक, सैन्य, कला, वास्तुकला, इतिहास और कानून जैसे क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिए। ठीक है, यानी रोमन सभ्यता ने भी बहुत सारे कार्य किए जिसके वजह से हम लोग पढ़ना पड़ रहा है। ठीक ना। नेक्स्ट है रोमन सभ्यता का संक्षिप्त इतिहास, यानी उनके इतिहास को छोटे छोटे भागों में बांट करके हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, पहले है रोमन साम्राज्य। रोमन साम्राज्य 7वीं ईसा पूर्व से 476 ईसा पूर्व तक रोम में एक विशाल साम्राज्य पर शासन किया। कौन? रोमन साम्राज्य। ठीक है, कहाँ पर शासन किया? रोम में। कब से शासन किया? 27 से लेकर के 476 तक। ठीक ना। जो यूरोपीय, अफ्रीकी, उत्तरी अफ्रीकी और पश्चिमी एशिया तक फैला हुआ है। रोमन साम्राज्य ने इस टाइम पीरियड पर रोम में के साथ साथ इस सारे इलाकों में भी शासन किए। ठीक ना। नेक्स्ट, रोमन गणराज्य 509 ईसा पूर्व से लेकर के 700 ईसा पूर्व तक रोमन में एक गणराज्य था जिसने अपने सैन्य और राजनीतिक विस्तार को जारी रखा। यानी ये जो रोमन गणराज्य था, इसलिए ये लोग क्या क्या किए थे, वो लोग रोम में तो शासन कर ही रहे थे, एक गणराज्य की स्थापना की, यानी देश के रूप में लोग बैठे हुए थे। उसके साथ साथ अपने राजनीतिक और अपने सैन्य शक्ति के बदौलत धीरे धीरे बहुत सारे जो उसके नज़दीक के ये थे साम्राज्य थे उनको भी मिलाते गए। ठीक है, फिर बाद में क्या हुआ दोस्तों, ये जो साम्राज्य था ये पतन के कगार पे आ गए। ठीक ना। तो आप लोग सभी देखें, मतलब इतना सारे सभ्यताएं देखिए, धीरे धीरे सभी बढ़ा और धीरे धीरे सब डिक्लाइन होते गए। और इसका मेन कारण क्या था? लोभ दोस्तों, अपने साम्राज्य को विस्तार करना, यही मेन वजह हुआ सभी सभ्यताओं का पतन का। ठीक ना। तो पश्चिमी रोमन साम्राज्य 476 ईस्वी में समाप्त हो गए, जबकि पूर्व रोमन साम्राज्य, दोस्तों ये जो रोमन साम्राज्य है यहाँ पर भी दो जगह पर डिवाइड कर दिए, एक है पूर्वी, एक है पश्चिमी। जो पश्चिमी था वो धीरे धीरे समाप्त हो गया। ठीक है, लेकिन जो पूर्वी वाला पार्ट था, मैं दूसरे कलर में आपको बता देता हूँ। ठीक ना। जो यहाँ पर दोस्तों जो पश्चिमी था वो समाप्त हो गया 476 में, लेकिन जो पूर्वी वाला था जिसे बिजान्टन साम्राज्य के रूप में जाना जाता है वो 1453 तक जारी रहा। यानी उसमें ही जो रोमन साम्राज्य था आधा पार्ट खत्म हो गया पहले ही, लेकिन जो आधा पार्ट था वो लोग 1453 तक जारी रखा। आप देखते हैं दोस्तों हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, इसका क्या योगदान है समाज में रोमन सभ्यता का, उसको। ठीक ना। तो ध्यान से सुनिएगा। रोमन सभ्यता के मुख्य प्रमुख योगदान, राजनीति और कानून। रोमन साम्राज्य और साम्राज्य ने राजनीतिक संस्थाओं जैसे सीनेट और सम्राट के शासन और कानून के एक व्यापक प्रणाली का विकास किया। यानी दोस्तों जो हम लोग सीनेट को पढ़ते हैं, सीनेट क्या होता है, जैसे हम लोग का लोकसभा राज्यसभा होता है ना, तो यही जो टेक्निक है और दूसरे देश में दोस्तों सीनेट कहा जाता है, किसी में हर एक देश में अलग अलग नाम से है। ठीक ना। तो सीनेट का ही विकास इसी मतलब गणराज्य में हुआ था। ठीक है, सम्राट का शासन और कानून की एक व्यापक प्रणाली का विकास हुआ था इस टाइम पे। ठीक ना। उसके साथ साथ कला और वास्तुकला का भी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मतलब विकास हुआ। रोमन कला में मूर्तिकला, मोज़ेक और चित्रकला शामिल थे। दोस्तों आप लोगों ने बहुत बार नाम सुना होगा मोनालिसा की पेंटिंग, आखिर क्या है, तो वो भी तो रोमन साम्राज्य का है। ठीक ना। तो चित्रकला शामिल थे और उन्होंने ग्रीक कला से बहुत प्रभाव ग्रहण किया। रोमन वास्तुकला ने मोहरोब, गुंबद और कंक्रीट का प्रयोग शामिल था जो आज भी प्रभावशाली है। यानी दोस्तों जब रोमन वास्तुकला बनाए जाते हैं, यानी कोई भी वस्तु कारीगरी की जाती थी, उस टाइम पर गंबुद बनाया जाता था। यानी देखे होंगे ऐसे करके जो बनाया जाता है। ठीक ना। तो वो लोग डिजाइन बनाया जाता था। ठीक ना, उस टाइम पर, और वो ज़्यादातर कंक्रीट के होते थे। नेक्स्ट है भाषा और साहित्य। लैटिन भाषा और साहित्य
का रोमन सभ्यता में एक महत्वपूर्ण योगदान है। यानी जो लैटिन भाषा है ये जुड़ा हुआ है रोमन साहित्य से। हम लोग इससे पहले देखें यूनान में क्या था, ग्रीक भाषा, ठीक ना। विज्ञान और प्रौद्योगिकी, रोमन ने इंजीनियरिंग, वास्तुकला और जल प्रबंधन जैसे क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगतियाँ की, ठीक है। नेक्स्ट है रोमन सभ्यता का प्रभाव। रोमन सभ्यता का प्रभाव कैसा था और धीरे धीरे देखेंगे हम लोग खत्म कैसे हो गया, ठीक है। रोमन सभ्यता का प्रभाव, रोमन सभ्यता का प्रभाव आज भी पश्चिमी संस्कृति लगभग हर पहलू में देखा जा सकता है। यानी उनका सभ्यता का पहलू किस तरह का उस टाइम पर कारीगरी था, किस तरह का समाज व्यवस्था है, किस तरह का उस टाइम पर प्रचलन था, हर एक चीज़ के बारे में उस टाइम का आज भी कोई वस्तु देखा जाता है तो उस टाइम का मतलब समाज को समझा जा सकता है। जैसे दोस्तों मोनालिसा का पेंटिंग, मैं एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ। मोनालिसा का पेंटिंग दोस्तों वो एक देखने में ही एक अजूबा है, तो आखिर है क्या, आप लोग खुद समझिए दोस्तों। इतना पहले बनाया गया है लेकिन आज तक इतनी इंजीनियरिंग, इतनी साइंस, इतना टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी ये क्या है इसको किसी को समझ में नहीं आया, ठीक ना। तो ये जो रोमन सभ्यता है ये पश्चिमी सभ्यता के लगभग हर पहलू को देखा जा सकता है रोमन सभ्यता की वजह से, ठीक है। भाषा में आप लोग को अभी पता है लैटिन भाषा का प्रयोग होता था अधिकतर, और उसके साथ साथ ये जो लैटिन भाषा है, लैटिन भाषा से ही दोस्तों बहुत सारे भाषा बने, जैसे अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश, इटालवी, ये सब लैटिन भाषा का ही मिश्रण है, ठीक ना। नेक्स्ट है कानून। रोमन कानून ने आधुनिक कानून प्रणाली जैसे कि नागरिक कानून को भी प्रभावित किया। यानी उन लोगों का जो कानून था वो नागरिकों का कानून जो होना चाहिए उस तरह का हुआ, ठीक है। वास्तुकला तो आप लोग को तभी से बता रहे हैं कि रोमन वास्तुकला की शैली और तकनीक आज भी वास्तुकला में उपयोग किया जाता है। यानी इन लोगों का जो कारीगरी है आज भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। जब भी कोई डिजाइन, घर, इमारत बनाया जाता है तो सबसे जो आप लोगों को यूनिक लगेगा वो जो डिजाइन होगा वो रोमन वास्तुकला से ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है कला। कला में वही है उन लोगों का जो मूर्ति कला, जो मोज़ेक कला और जो था वो बहुत ही ज़्यादा प्रेरणा का स्रोत था, ठीक है। नेक्स्ट है राजनीति। रोमन गणराज्य और साम्राज्य में राजनीतिक संस्थानों ने आधुनिक लोकतंत्र के विकास को प्रभावित किया। यानी जो रोमन गणराज्य था इसमें भी मतलब जो लोकतंत्र का किस तरह से विकास हो उस पर ज़्यादा जोर दिया गया, ठीक ना। तो बाकी लास्ट में हम लोग यही कह सकते हैं कि रोमन सभ्यता एक समृद्ध और जटिल इतिहास वाली एक महान सभ्यता थी जिसके प्रभाव आज भी दुनिया भर में महसूस की जाती है। दोस्तों आप लोगों को रोमन साम्राज्य में से और एक काम कर लेना है, रोमन साम्राज्य का पतन के क्या कारण थे। आपको ये चीज़ और एक चीज़ जो मैंने जितने भी सभ्यताओं के बारे में पढ़ा है उसका सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन और राजनीतिक जीवन जरूर पढ़िएगा। दोस्तों सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन बहुत ज़्यादा ही मतलब हार्ड नहीं होता है, कोई भी एक बार पढ़ लेंगे तो आप आराम से लिख पाएंगे। समाज में क्या होता है, उनका जो सामाजिक ढांचा कैसे होता था, राजा कैसे होते थे, समाज के वर्ग कैसे होते थे, उन लोगों का जो रहन सहन प्रणाली था उसको लिखना होता है सामाजिक में, ठीक है। आर्थिक में हम लोग क्या करते थे, व्यापार करते थे कि नहीं, हर एक चीज़ के बारे में आप लोग को मतलब जानकारी मिलती है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक से ही, ठीक है। तो दोस्तों मेरे से जितना हो सका दोस्तों मैंने आप लोगों को समझाने का कोशिश किया इस वीडियो में। आई होप आप लोगों को मेरा मेहनत सही लगा होगा। आप लोगों ने अगर पूरा वीडियो देखा होगा तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम लोग ऐसे ही इसके बाद भी ऐसे ही वीडियो अपलोड करते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।